नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रत्यय, जिसे हम लोग इंग्लिश में सफिक्स के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को क्लास नंबर 11 में ना आप लोगों का प्रत्यय संबंधी थ्योरी को पढ़ाया था। और आज की क्लास में ना क्लास नंबर 12 में ना आप लोगों को ना उसी टॉपिक पर ना MCQ सीरीज़ करेंगे। मतलब हम लोगों का मकसद ही यही है ना कि सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी का क्लास लूँ और थ्योरी में जितना भी टॉपिक है सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ाऊँ, और उसके बाद ना उसी से रिलेटेड ना MCQ कराऊँ, ताकि आप लोगों का जो समझ है ना वो अच्छे प्रकार से बैठ पाए। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ये जो सफिक्स का ना जितने भी थ्योरी थे ना सारे चीज़ को पहले आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया, और उसके बाद हम लोग ना आज की क्लास में उसका MCQ सीरीज़ करेंगे। मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्राई करना है ना कि सबसे पहले मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों ने ना अच्छे से पढ़े होंगे इस थ्योरी क्लास को, मैं उम्मीद करता हूँ क्लास क्रमांक 11 को। और अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो पहले जाकर के क्लास क्रमांक 11 को देख लीजिए। उसके बाद जब आप लोग इस क्लास को करोगे ना तब आप लोगों के लिए ईजी होगा, और खुद से पहले आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा ना उसके बाद इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो ये जो प्रत्यय जो शब्द है ना वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना। और ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कृत प्रत्यय होगा। क्या? तो सबसे पहले कृत प्रत्यय होगा, और दूसरा जो होगा वो तदिक प्रत्यय होगा। क्या? तो सबसे पहले कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तदिक प्रत्यय होता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होता है, मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना, और नोट करने के लिए बोला था। तो सबसे पहला ना जो प्रत्यय होगा कृत प्रत्यय होगा पहला, और दूसरा तदिक प्रत्यय होगा, ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो केवल 2 प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं। ऑप्शन ए मध्य अंत में जुड़कर, ऑप्शन बी मध्य में जुड़कर, ऑप्शन सी पहले जुड़कर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पहले जुड़कर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं। तो ऐसे शब्दांश ना जो किसी शब्द के साथ ना जुड़कर ना सार्थक नया शब्द बनाते हैं वो उपसर्ग या प्रत्यय दोनों में से कोई भी हो सकता है। कैसे? तो देखो, अगर उपसर्ग होगा तो ना शब्द के ना पहले जुड़ेगा। क्या? अगर उपसर्ग होगा तो शब्द के पहले जुड़ेगा, और अगर प्रत्यय होगा ना तो शब्द के बाद में जुड़ेगा। और ये ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं लिया गया ना कि मध्य भी इसमें ऐड है, तो इसलिए ना ये ऑप्शन को नहीं लिया गया है, ठीक है। उपसर्ग या प्रत्यय 2 प्रकार के शब्द होते हैं। या तो ना उपसर्ग उसे कहेंगे जो ना शब्द के पहले आकर के जुड़ता है। एग्जाम्पल दूँ तो सरकार। कैसे? तो सबसे पहले सरकार अगर इस प्रकार से लिखोगे ना तो ये जो सर है ना वो आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा, और कार जो है वो ना शब्द हो जाएगा। तो अगर ना ये जो शब्द है ना वो पहले आकर जुड़ता है ना तो वो उपसर्ग कहलाएगा। और ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय जो होगा ना वो किसी शब्द के बाद में आकर जुड़ता है तो उसे प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रश्न के ना अकॉर्डिंग ना और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर लेना था। इसमें केवल बोला गया था ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं। तो सार्थक जो शब्द बनाते हैं ना उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, ठीक है। तो देखो, ये मध्य में है ना, तो मध्य के कारण ना इसमें मध्य में कोई भी शब्द ऐसे नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो मध्य में जुड़ना भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे तो केवल पहले जुड़कर बोला है ना तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोगों को आंसर लेने थे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए वर्ण के अंत में, ऑप्शन बी शब्द या धातु के अंत में, ऑप्शन सी क्रिया के अंत में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शब्द या धातु के अंत में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय जो जोड़े जाते हैं ना वो शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। जी, मैंने आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताया था ना जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था। तो प्रत्यय जो होता है ना वो कोई भी शब्द या धातु के ना अंत में जोड़े जाते हैं, परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था ना। और उसके अलावा ना आप लोगों को अभी जस्ट बताया था ना प्रश्न क्रमांक 2 में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के ना शुरुआत में जुड़ता है, मतलब आरंभ में जुड़ता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ा जाता है। तो शब्द या धातु के अंत में जुड़ने वाले को क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में जो बताया था ना कि प्रत्यय के कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा इसको प्रश्न को घुमा दिए, इसमें मूलतः जो शब्द है वो जोड़ दिया गया है और फिर से बोला गया कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो चाहे मूलतः लगाए चाहे ना लगाए, प्रत्यय के केवल 2 प्रकार की होते हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो दोनों को आप लोगों को याद रखना और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा अपने शॉर्ट कॉपी में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। कृत प्रत्यय लगता है ऑप्शन ए संज्ञा के अंत में, ऑप्शन बी सर्वनाम के अंत में, ऑप्शन सी क्रिया के अंत में या ऑप्शन डी विशेषण के अंत में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्रिया के अंत में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कृत प्रत्यय लगता है, तो कृत प्रत्यय जो लगता है ना वो क्रिया के अंत में लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कैसे याद रखोगे ना, देखो क्री से क्या आएगा, क्री से कृत हो जाएगा और क्री से क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कृत प्रत्यय क्या किसके अंत में लगेगा, तो क्रिया के अंत में लगेगा। का से कृत हो जाएगा और का से क्रिया आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग ऐसे मिलता जुलता याद रख लीजिएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एकदम इसके फॉर्मूले पे जाओगे या विधि पे जाओगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोगों को ना ऐसे समझ लेना और आप लोगों को चलना है आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना करेक्ट आंसर लेने से मतलब होना चाहिए, इसके विधि पे आप लोगों को एकदम नहीं जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी कृदंत, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी तद्धितांत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कृदंत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो धातु में ना प्रत्यय शब्द जब जोड़ा जाता है ना तो वो शब्द जो कहलाता है वो कृदंत शब्द कहलाता है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था और नोट करने के लिए बोला था उसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द कहलाता है ना वो कृदंत कहलाता है, ये आप लोगों को नोट करके रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? ऑप्शन ए क्रिया के अंत में, ऑप्शन बी संज्ञा के अंत में, ऑप्शन सी धातु के अंत में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संज्ञा के अंत में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? तो ये जो तद्धित प्रत्यय है ना वो संज्ञा या सर्वनाम के ना जो शब्द है ना उसके अंत में लगने वाला शब्द होता है और वो शब्द लगने के बाद ना उसके अर्थ को ना विशेष प्रकार से बदल देता है। ठीक है, मतलब उसको ना विशिष्ट अर्थ में बदल देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और ये जो तद्धित प्रत्यय लगता है ना वो संज्ञा या सर्वनाम की शब्द जो होता है ना उसके अंत में लगता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। किस शब्द में आपत्यवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए पांडव, ऑप्शन बी वसुदेव, ऑप्शन सी कौरव या ऑप्शन डी पार्वती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वसुदेव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस शब्द का आपत्तिवाचक प्रत्यय नहीं है। तो किस शब्द में आपत्तिवाचक जो प्रत्यय नहीं है बोला है ना, तो ये जो वसुदेव है ना उसमें ना आपत्तिवाचक जो प्रत्यय है ना वो नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को ना ये जो आपत्तिवाचक जो प्रत्यय है वो क्या है बताया था ना आप लोगों को थ्योरी क्लास में। आपत्तिवाचक जो होता है ना वो कि जब किसी व्यक्तिवाचक के साथ ना प्रत्यय जोड़ करना जो शब्द बनाता है उसे आपत्तिवाचक या हम लोग संतानवाचक प्रत्यय कहते हैं। आप लोगों को मैंने थ्योरी में बताया था ना, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि मन से मानव होता है, रघु से राघव होता है, पांडु से पांडव होता है और वसु से वासुदेव होता है। यह आप लोगों को बताया था ना आपत्तिवाचक जो प्रत्यय के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए वट, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आम या ऑप्शन डी अमा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आवट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ये जो अमावट शब्द है ना उसमें आवट प्रत्यय लगा है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कैसे आप लोग समझोगे? तो सबसे पहले इसको उच्चारण करके देखो अमावट। तो अमावट को देखो ऐसे उच्चारण करोगे ना तो लास्ट में क्या रहे अमावट, तो आवट लास्ट में आ रहा है ना। उसके अलावा अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या होगा संधि विच्छेद में? तो अमा धन आवट हो जाएगा। क्या? तो अमा धन आवट बराबर क्या हो जाएगा? अमावट हो जाएगा। तो ये जो आवट शब्द है ना ये मा नहीं है जी, आ है, समझना ठीक है। तो ये जो आवट जो है ना वो आप लोगों को क्या होगा प्रत्यय में ना आएगा जी है। और आप लोगों को संधि विच्छेद करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये शब्द को देखो और उच्चारण करके देखो अमावट। तो अमावट में लास्ट में आवट उच्चारण हो रहा है ना आप लोग देखो, तो ये उच्चारण हो रहा है तो क्या लोगे आप लोग प्रत्यय में? तो आवट लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग केवल ना उच्चारण के जरिए ना जल्दी मोड में ना आप लोग ना क्या कीजिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए नजराना, ऑप्शन बी बगीचा, ऑप्शन सी सूदखोर या ऑप्शन डी अड़ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अड़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय शब्द नहीं है। तो ये जो उर्दू प्रत्यय शब्द नहीं है ना वो अड़ना जो है ना वो उर्दू प्रत्यय शब्द नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। बाकी सब ये जो नजराना, बगीचा और ये जो सूदखोर है ना वो तीनों के तीनों उर्दू प्रत्यय शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। मीमांसक में प्रत्यय है ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी एक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मीमांसक में प्रत्यय है, तो आप लोग ये जो मीमांसक शब्द है उसे उच्चारण करके देखो सबसे पहले। मीमांसक लास्ट में अक आ रहा है ना, मीमांसक अक तो अक आ रहा है ना, तो ये आप लोगों का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो अक जो प्रत्यय है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। पत्रिका में लगी सही प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई का या ऑप्शन डी का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ई का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। तो अगर आप लोग ये जो पत्रिका शब्द है उसे एक बार उच्चारण करो अच्छे से, पत्रिका, तो लास्ट में क्या आ रहा है ध्यान से देखो, तो ई का आ रहा है ना लास्ट में, पत्रिका लास्ट में ई का आ रहा है ना उच्चारण में, तो ये आप लोगों को क्या लगा हुआ है? ई का प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है। आप जो उच्चारण करते हो जो शब्द को ना जिसका प्रत्यय निकालना है ना तो थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण करके ना आप लोग ध्यान से समझा करो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी उपसर्ग या ऑप्शन डी कृदंत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कृदंत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये जो कृत प्रत्यय है ना तो इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं ना वो कृदंत कहते हैं। मैंने आप लोग को थ्योरी में भी पढ़ाया था ना, और आप लोगों को एक चीज़ बताया था ना, क से कृत होता है और क से कृदंत होता है, दोनों को आप लोगों को याद रखना है बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कृत प्रत्यय है ना वो क्या होता है ये आप लोगों को बताऊँ ना, तो कृत प्रत्यय जो प्रत्येक क्रियाओं के ना जो धातु के रूप में बदलते हैं, मतलब जो कृत प्रत्यय है ना वो प्रत्येक क्रियाओं को ना धातु के रूप में बदल देते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। और ये जो कृत प्रत्यय है ना उससे बनने वाले शब्द को ना कृदंत भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। तदित क्या है? ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय या ऑप्शन डी क्रिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तदित क्या है? तो तदित जो है वो प्रत्यय है। आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था ना कि प्रत्यय जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होता है। सबसे पहला कृत प्रत्यय होता है और दूसरा जो होता है वो तदित प्रत्यय होता है। आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में, है ना। तो ये जो तदित जो है ना वो प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निर्वासित में प्रत्यय है ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी सित या ऑप्शन डी इत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निर्वासित में प्रत्यय है, तो अगर आप लोग ये जो शब्द है निर्वासित उसको उच्चारण करो अच्छे से, निर्वासित, तो लास्ट में इत आ रहा है ना, देखो निर्वासित है ना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो निर्वासित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। कौन सा प्रत्यय होगा? तो इत प्रत्यय हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अलक, ऑप्शन बी पुलक, ऑप्शन सी धनिक या ऑप्शन डी विलक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी धनिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये जो धनिक जो शब्द है ना उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कैसे? और अगर आप लोग ना ये जो धनिक शब्द है ना तो उसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो धन धन ईक बराबर धनिक हो जाएगा। क्या? तो धन धन ईक बराबर आप लोगों का धनिक हो जाएगा। ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी जो है ना धनिक जो है ना उसमें ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। फेरी वाला मिठाई लगाओ इन शब्दों में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी शब्द क्रिया या ऑप्शन डी अप्रत्यय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फेरी वाला मिठाई लगाओ इन शब्दों में प्रयोग हुआ है, तो ये जो तीनों जो शब्द है ना उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे फेरी वाला में ना वाला प्रत्यय लगा हुआ है, मिठाई में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मिठाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? तो मिठाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। और उसी प्रकार से लगाओ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लगाओ में आओ प्रत्यय हुआ है। क्या? तो लगाओ में आओ प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऐसे आप लोगों को समझना था इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यय जो है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए अच्छाई, ऑप्शन बी होनहार, ऑप्शन सी गुरुत्व या ऑप्शन डी शत्रुता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होनहार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है? तो ये जो कृत प्रत्यय है ना वो होनहार शब्द में लगा है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी ग्रंथकार, ऑप्शन सी पत्रकार या ऑप्शन डी कुंभकार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सरकार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये जो सरकार जो शब्द है ना उसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो ये जो सरकार जो शब्द है ना वो मूल शब्द है जी। अगर इसमें ना अगर सरकारी होता ना तो इसमें ई प्रत्यय हम लोग अलग निकाल लेते, लेकिन ये जो सरकार जब लिखा है ना केवल ना तो वो मूल शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार की ना जो प्रत्यय है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। अगर सरकारी होता तब इसमें ना हम लोग ना जो ई प्रत्यय है वो उसको अलग कर देते, लेकिन सरकार है उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, ये आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो एक बार गूगल करके भी देख लेना, आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। उसके अलावा ये जो ऑप्शन नंबर बी ग्रंथकार है ना, तो ग्रंथ में ना ये जो कार लिखा है वो प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से पत्रकार में ये कार है जो वो प्रत्यय है। उसी प्रकार से कुंभकार में ना ये जो कार है वो प्रत्यय है, ठीक है। लेकिन सरकार जो है वो मूल शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार से जो प्रत्यय है वो नहीं लगा है, आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। प्रदत्त विकल्पों में यह शब्द कृत प्रत्यय युक्त है। ऑप्शन ए घुमक्कड़, ऑप्शन बी लुटिया, ऑप्शन सी बलवान या ऑप्शन डी श्रेष्ठतर। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक घुमक्कड़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रदत्त विकल्पों में यह शब्द कृत प्रत्यय युक्त है, मतलब ना आप लोगों को ये जो चार विकल्प दिए थे ना तो इन चारों विकल्पों में ना आप लोगों को बताना था कि इसमें कृत प्रत्यय कौन सा है, आप लोगों को ये बताना था। तो ऑप्शन नंबर एक घुमक्कड़ जो है ना वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा, और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी अच्छे से पढ़ाया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी पेरा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मूल रूप में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को ना विलोपित कर दिया गया है। क्यों? तो इसमें पूछा गया था कि सपेरा नामक शब्द में ना प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए बोले है ना, तो ये जो सपेरा नामक जो शब्द है ना इसका जो मूल रूप है ना कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये जो सपेरा उसका अगर की संधि विच्छेद करूँ ना तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो साप धन एरा हो जाएगा। क्या? तो साप धन एरा बराबर क्या होगा? सपेरा हो जाएगा। तो ये इसका ना प्रत्यय हो जाता जो अलग होता वो, और उसके अलावा ये जो सांप है ना वो आप लोगों का मूल शब्द हो जाता। तो मूल जो शब्द है या मूल रूप जो है ना इसमें दिया ही नहीं गया है, ये जो ऑप्शन है उसमें, जिसके वजह से ना व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो सपेरा जो शब्द है ना उसका जो प्रत्यय होगा वो एरा प्रत्यय हो जाएगा, और मूल रूप जो होगा या मूल शब्द जो होगा ना वो सांप हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न है जो ना वो विलोपित कर दिए गए हैं, आप लोगों को समझना था ऐसे प्रश्न को। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इकहरा, ऑप्शन बी अजन्मा, ऑप्शन सी परामर्श या ऑप्शन डी खुशबू। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इकहरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्यय युक्त जो शब्द है ना मतलब जिसमें प्रत्यय है ना वो इकहरा जो शब्द है उसमें प्रत्यय है। कौन सा? तो ये जो हरा है ना वो इसका प्रत्यय हो जाएगा, है ना, और इक जो है वो उसका मूल शब्द हो जाएगा। तो इसमें ना केवल जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो प्रत्यय युक्त शब्द है, बाकी शब्द ये ऑप्शन नंबर बी के बात करोगे ना तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ, और उपसर्ग मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो शब्द है ना जो शब्द के पहले जुड़ता है ना उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो अजन्मा है ना उसमें आ उपसर्ग है। क्या? तो अजन्मा में आ उपसर्ग है, और ये जो परामर्श है ना उसमें भी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो उपसर्ग इसमें क्या होगा परामर्श में, तो ये जो परा है ना वो उसका उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो खुशबू है ना उसमें भी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, ठीक है। खुशबू में ये जो खुश जो शब्द है ना वो उसका उपसर्ग हो जाएगा। केवल जो प्रत्यय युक्त शब्द है ना वो इकहरा जो शब्द है वो प्रत्यय युक्त है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। खटाई में क्या है? ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी कृदंत या ऑप्शन डी कारक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खटाई में क्या है, तो खटाई में ना प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे? अगर खटाई शब्द को अगर उच्चारण करोगे तो क्या आएगा? खटाई। लास्ट में आई प्रत्यय रहना, क्या? तो लास्ट में आई प्रत्यय रहना, तो ये इसमें आई का प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। पान वाला में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए पान, ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सी पान वाला या ऑप्शन डी वाला पान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए? ये तो इजी है बहुत ही ज़्यादा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पान वाला में प्रत्यय कौन सा है? तो पान वाला में जो प्रत्यय लगा है ना वो लास्ट में ये जो दो वर्ड है ना वाला जो है ना वही प्रत्यय लगा हुआ है, डायरेक्ट आप लोगों को ले लेने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें प्रत्यय का गलत ढंग से प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सौजन्य, ऑप्शन बी निर्दोष, ऑप्शन सी एक या ऑप्शन डी पूजनीय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पूज्यनीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसमें प्रत्यय का गलत ढंग से प्रयोग हुआ है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना पूज्यनीय ना उसमें प्रत्यय का गलत ढंग से प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जो शब्द होता है ना वो पूज्यनीय नहीं केवल पूजनीय होता। क्या? तो केवल पूजनीय होता ना, ये आप लोगों का ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है ना वो ई प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? तो ई जो है ना वो प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना था इसमें, और इसका जो गलत ढंग से प्रयोग हुआ है ना जिसके कारण ये पूज्यनीय बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा।